The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. Hello everyone, I am Kavi Gupta. I am from Lucknow and I have secured AIR 25 in JEE Advanced 2022 and AIR 38 in JEE Mains 2022 with a percentile of 99.9984395. मैंने वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल सिक्योर किया है एंड थाईलैंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल जीता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे JEE एडवांस की प्रिपरेशन की थी। पे सबसे पहले आते हैं पेपर पैटर्न को लेकर के। एवरी ईयर पेपर पैटर्न वेरी करता है और इसके पैटर्न के बारे में अनसर्टेनिटी रहती है, तो हमें हर पैटर्न के लिए रेडी रहना होता है। जो मेरा 28 अगस्त का पेपर हुआ था उसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, डबल डेसिमल, इंटीजर, पैराग्राफ और मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पेपर को केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स इसी ऑर्डर में किया था। आप जिस ऑर्डर में करना चाहें और कंफर्टेबल रहें उसी में करिए। और मैंने केमिस्ट्री को 35 टू 40 मिनट्स दिए, मैथमेटिक्स को 1 आवर 15 के आसपास दिए एंड फिज़िक्स को 1 आवर अप्रॉक्स दिए और रिमेनिंग टाइम मैंने बचे हुए क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए थे। अब मैं सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ता हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कौन सी बुक्स को फॉलो किया था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर सब्जेक्ट में और कुछ एडिशनल नोट्स भी मैं सजेस्ट करूँगा। स्टार्टिंग विथ फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बट मुझे इनिशियली उसमें स्ट्रगल करना पड़ता था बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती थी, बट उसमें हमें सिचुएशन को समझना होता था और विजुअलाइज करना होता था। उस विजुअलाइजेशन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने क्वेश्चंस में दिमाग चलने की एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने कुछ बुक्स को रेफ़र की थी। पहले आती है HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक सिंपल, कंसाइज, इनोवेटिव बुक है। उसकी थ्योरी को मैंने एक क्विक रीडिंग दी थी, उससे कंसेप्ट्स क्लियर हुए थे मेरे, और सॉल्व एग्जांपल्स के मैंने खुद से सॉल्व भी किए थे और जो सॉल्यूशंस गिवन है उनको भी ध्यान से पढ़े थे क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल नोट्स भी गिवन हैं। न्यूमेरिकल्स एंड के बहुत अच्छे हैं और मैंने उन्हें पर्सनली डबल डेसिमल तक पूरा बिना कैलकुलेटर के सॉल्व किया था। इससे मेरा कैलकुलेशंस का फियर कम हुआ और कैलकुलेशन की स्पीड भी इंक्रीज़ हुई थी। नेक्स्ट मैंने इरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स को सॉल्व किया। इसके कुछ सेक्शंस बहुत JEE रेलेवेंट हैं और JEE की हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए हैं। मैंने अपने टीचर से क्वेश्चंस मार्क करवा लिए थे, तो मेरे लिए क्वेश्चंस को करना ईजियर हो गया था। तो मैं कहूँगा कि आप अपने टीचर से भी इस बुक के बारे में कंसल्ट ज़रूर करें। एक्स्ट्रा बुक्स भी मैंने रेफ़र की थी, लाइक क्रोटोव की प्रॉब्लम्स इन फिज़िक्स। इसमें मैकेनिक्स के वास्ट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्लासिक क्वेश्चंस भी हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी को मैकेनिक्स वीक लगती है तो वो इस बुक को के मैकेनिक्स सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकता है, एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर किसी को लेस कॉन्फिडेंस है तो वो इस बुक को देख सकता है। नेक्स्ट मैंने 200 पजलिंग फिज़िक्स प्रॉब्लम्स की थी। इस बुक में JEE रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और इससे बेसिकली जो फिज़िक्स में हर क्वेश्चन को लेकर के जो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना होता है और सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसकी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल। एंड फाइनली मैंने पाथफाइंडर फॉर फिज़िक्स अटैम्प्ट की थी। ये बहुत JEE रेलेवेंट बुक नहीं है और मैं इसे बहुत रिकमेंड भी नहीं करूँगा। इसको मैंने JEE फिज़िक्स के टफ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए इस बुक को मैंने रेफ़र की थी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं तो जो इजी और सबसे स्कोरिंग टॉपिक होता है वो है मॉडर्न फिज़िक्स, बिकॉज इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन फिज़िकल केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 11th में कर लिए होते हैं और इसमें खासियत ये है कि आप थोड़ा सा पढ़ के भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरर एनालिसिस एंड मेजरमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स बहुत लाइटली ले लेते हैं और मैंने ऐसी गलती नहीं की थी, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसे लाइटली ना लें और इसको अच्छे से कर लें क्योंकि JEE इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है और अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म MEC एंड EMI। ये एक टफ टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम द फार्मूलाज इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हमें ग्रास्प अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करने के लिए अपने नोट्स को थॉरली रिवाइज किया था, और फार्मूला को रिवाइज करने के लिए मैंने अपनी खुद की टेक्निक्स निकाली थी, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी इसमें। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वंस अगेन फार्मूलेस बहुत सारे हैं, और मैंने फार्मूलेस को टाइम टू टाइम देखता रहा। फिर मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी डिफरेंट सोर्सेज से। इससे जो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें दिमाग चलाना होता है उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड फाइनली आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये एक सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक है। इसके लिए तो मैंने सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, और क्वेश्चंस अपने आप बनने लगे थे। तो ये फिज़िक्स की बात थी। और फिज़िक्स में मैं एक एडिशनल नोट ये बोलूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को आराम से टाइम लेके पढ़ें, क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चंस के जितने भी सिचुएशंस या फिर जो भी पॉइंट्स गिवन है उसको नोट डाउन कर लिया अपने दिमाग में, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है, और सिली मिस्टेक्स हमसे कम होते हैं। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री पे। आई बिलीव केमिस्ट्री इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट इसी से आता है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप केमिस्ट्री को लाइटली ना लें और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की तरह इसे इक्वल वेटेज दें। तो स्टार्ट करते हैं आईओसी के साथ। आईओसी में कोई स्पेसिफिक रेफरेंस बुक तो मुझे नहीं लगता होती है, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए कपिल कुमार वाधवा की एडवांस प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को की, एंड जेडी ली की ओरिजिनल वर्जन को रेफ़र की थी। लेकिन इसमें मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी एंड जो आपके क्लास नोट्स है दे आर द प्राइम सोर्सेज फॉर आईओसी प्रिपरेशन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आए तो केमिकल बॉन्डिंग जो हम क्लास 11th से ही पढ़ते हैं, इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ आईओसी। तो वो अच्छे से आएगा तो आपके आगे के चैप्टर्स ईजी हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी था, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग करने से जो ब्लॉक केमिस्ट्री के कई सारे कंसेप्ट होते हैं वो ईजिली क्लैरिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक थोड़ा डिफरेंट ब्रांच है, बट ये सिंपल होता है और स्कोरिंग होता है, बिकॉज इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, लाइक आइसोमर काउंटिंग या फिर वीबीटी सीएफटी को लेकर के। फिर आता है ब्लॉक केमिस्ट्री, जो मेजॉरिटी पूरा फॉर्म करता है आईओसी का। इसमें बस जैसे अगर थोड़े से रिएक्शंस जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़े हैं या हमने बेसिकली पहले नहीं पढ़े हैं, उसको कवर अप करने के लिए एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस गिवन है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि जेईई एडवांस में अगर कोई रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर आ भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस हैं अगर आपको वो आती तो भी आप अच्छा स्कोर कर लेंगे आईओसी में। नेक्स्ट आते हैं ओसी में। ओसी में मैंने सोनल राजौरा की ओसी की क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट की थी। सोलोमन फ्राइले की जो एक बुक आती है उसको मैंने रेफ़र की थी, एंड पीटर साइक्स की ओसी बुक को भी मैंने रेफ़र की थी। अब इस सब्जेक्ट में रिएक्शंस को करते करते मैंने एक ट्रेंड डेवलप कर लिया था, जिसमें जो रिएजेंट गिवन है रिएक्शन में वो कौन से टाइप ऑफ रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता था ईजिली कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जाती है कि वो ट्रेंड हमें दिखने लगता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि रिएक्शंस को सिर्फ लर्न ना करते हुए उस ट्रेंड को भी आप ग्रैस्प करिए। अगर आपको वो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो आपसे भी क्वेश्चंस इजीली होने लगेंगे। तो ओसी अगर इनिशियली ना आए तो डिप्रेस ना होइए, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो ट्रेंड आपको खुद ही दिख जाता है। नेक्स्ट आते हैं पीसी में। तो पीसी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मल एकदम लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इजी न्यूमेरिकल्स, इजी थ्योरी होती है, तो इसमें बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मैंने एन अवस्थी एंड नीरज कुमार की पीसी का क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट किया था। ओसी और पीसी के लिए अगर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कहूँ तो मैं कहूँगा कि ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नहीं इसमें, क्योंकि क्लास 12 के सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट।
एंड क्लास 11th के टॉपिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसको क्लास 12th वाले क्वेश्चंस के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेस्ट असाइड कि कोई याद करने वाला टॉपिक है तो ओसी में बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स आते हैं, उससे 1 to 2 क्वेश्चंस जेई में आ सकते हैं, तो वो याद करने वाली चीज़ होती है। सिमिलरली पीसी में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री जो हम बहुत लास्ट में पढ़ते हैं। उसमें जितनी भी थ्योरी है अगर आपको वो आती है, चाहे वो क्लास नोट्स और इवन एनसीईआरटी, वो तो फिर आपसे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे जेई में। अब मैं एक एडिशनल नोट ये बोलूँगा कि पीसी ओसी आईओसी को हमें इक्वल वेटेज देना है अपने हिसाब से, क्योंकि जेई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहे हैं जनरली एवरी ईयर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको आईओसी याद नहीं हो रही तो आप आईओसी को छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आजकल का ट्रेंड भी ऐसा डेवलप हो गया कि सिर्फ आप आईओसी का क्वेश्चन नहीं रह गया है। आईओसी का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पीसी के साथ मिक्स होके पूछा जाएगा, या फिर ओसी का कोई कॉन्सेप्ट आईओसी के साथ मिक्स होके पूछ सकते हैं। तो आप किसी भी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सबको इक्वल अटेंशन देना पड़ेगा आपको। अब नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स मुझे लगता है कि जे का सबसे टफेस्ट टॉपिक है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये लोग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, ज़्यादा टफर एंड ज़्यादा लेंदियर। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो मैंने भी की थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से हमारा माइंड जो सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो बुक्स मैंने की थी वो थी एस.एल. लोनी की जो ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बुक आती है, मैंने उन्हें अटेम्प्ट किया था, एंड हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट्स के कुछ सेक्शंस को भी मैंने अटेम्प्ट किया था। सिंगेज की जो 5 वॉल्यूम की बुक आती है वो उसको भी मैंने अटेम्प्ट किया था, बिकॉज उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल है, और अगर आपने एक बार उसको कर लिया तो फिर ऐसा कोई जेईई में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बचेगा कि आपसे ना बने। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आएँ तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सबको पता है, कैलकुलस। कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आईआईटी पूछता है और हमेशा पूछता आया भी है। इसमें जैसे नॉट ऑल द सब टॉपिक्स आर रियली टफ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक होता है, उसमें बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फॉर्मूलेज होते हैं। लेकिन जो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला टॉपिक होता है, इट इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल, एंड इसमें आपको अच्छे अच्छे थ्योरम्स पता होने चाहिए ताकि आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप को जिस भी सोर्स से अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, उसे सॉल्व करिए जस्ट लाइक आई डिड। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर थ्योरी पे। वेक्टर थ्योरी मतलब एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है जो शॉर्ट टाइम में अब आज आने लगता है। नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इस पे पकड़ बन जाती है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो सिर्फ फॉर्मूलेज हैं और उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चंस ईजिली आ जाएंगे, और आपको नहीं पता है तो आपको फिर फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मूला नहीं याद है तो वो नहीं हो पाएगा, आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, बट इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, इसलिए फॉर्मूलाज याद होना इसमें इम्पॉर्टेंट है। एंड रिगार्डिंग फॉर्मूलाज मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि कैसे उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर आता है लाइक 11th के टॉपिक्स आते हैं लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री। इनके लाइक स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कम आते हैं, बट 12th के टॉपिक्स के साथ मिक्स होके आते हैं। इससे मुझे एक बात याद आई कि जो मैथ्स में टॉपिक्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो किसी एक सिंगल टॉपिक पे सेंटर्ड नहीं होते हैं, वो कई सारे टॉपिक्स, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो वंस अगेन इसमें हम कोई टॉपिक को अंडर एस्टिमेट या छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें से कौन सा क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ ले कोई ज़रूरी नहीं है, तो हमें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। फिर इसमें एडिशनल नोट में तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, एंड फाइनली जैसे कोई बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है या फिर एक ऐसा लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आपसे चुटकियों में होने लगेगा। नेक्स्ट मैं ये बोलूँगा कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को इक्वल वेटेज देना ही देना है, क्योंकि जेईई में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स सबके लिए बराबर होते हैं, तो आप किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट। मैं एक दिन में लाइक अपार्ट फ्रॉम माय बोर्ड्स एंड
जो कोचिंग क्लासेस होती थी, मैं 6 to 7 आवर्स प्योर जे को देता था। उसमें हमें ऑलमोस्ट इक्वल टाइम पीसीएम को देना चाहिए, और मैं देता भी था, क्योंकि इसी से हमारा दिमाग ट्यून रहता है एवरीडे कि हमें कैसे एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, क्योंकि जो हम एवरीडे करेंगे वही हमारा एग्ज़ाम डे में भी रिफ्लेक्ट होगा। फिर मैं ये बोलूँगा कि एनसीईआरटी एंड जो हमारा कोचिंग का मॉड्यूल है वो ज़रूर से ज़रूर आपको आना चाहिए, बिकॉज़ वही हमारा बेसिक्स और फाउंडेशन डेवलप करता है। लेकिन जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो जिस भी सोर्सेस से आपको पता चले, किसी भी, नॉट ओनली मी, कहीं से भी जो आपको एसेंशियल रेफरेंस बुक जो ज़रूरी होती, जो हर कोई ऑलमोस्ट रेकमेंड कर रहा है, उसको आप ज़रूर रेफ़र करिए। एंड आप डिफरेंट कोचिंग्स के जो मॉक टेस्ट्स होते हैं वो भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इजीली अवेलेबल होते हैं। रिगार्डिंग मॉक टेस्ट मैं ये कहूँगा कि मैंने जेईई मेंस के बाद मैंने भी डिफरेंट कोचिंग्स के ये मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, क्योंकि इससे न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं और हमें एक्सपोजर मिलता है कि कौन सा टीचर किस तरह का क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि अब जेईई में जो क्वेश्चन बनाएगा वो थोड़ी ना हमारे कोचिंग के या हमारे सोर्सेज के क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन बनाता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. कोचिंग जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक और पॉइंट ये बोलूँगा कि आप इजी टॉपिक्स पे आप पहले अपना फोकस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इजी वाले पार्ट ऑफ सिलेबस को कवर कर लेंगे, नंबर 1 आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड नंबर 2 आप हार्ड टॉपिक्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी होंगे। क्योंकि जेईई एग्ज़ाम में ज़रूरी तो ना कि टफ टॉपिक या जो जिसे हम मेन बोलते हैं उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, ईजी टॉपिक से भी तो क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ईजी क्वेश्चंस भी अच्छे से आते हैं, अच्छी कमांड है, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर मैं मॉक टेस्ट पे आता हूँ, तो मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूँगा कि डिफरेंट सोर्सेज से आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, मैंने भी की थी। इससे आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं, एक्सपोजर मिलता है, और इससे जो हमारी फेमिलियरिटी होती है डिफरेंट क्वेश्चन से वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब भी जेईई में कोई नया क्वेश्चन हो जाए तो उससे हमें जो फियर होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब आते हैं कि फॉर्मूलेज़ को मैंने कैसे रिवाइज़ किया था। तो उसके लिए मैंने जो फॉर्मूलेज़ मुझे नहीं आते थे पहले, तो ऑब्वियसली उनका पहले एक रफ़ कंपाइलेशन बनाया था मैंने, तो उनको लिख लिया था एक जगह पर। फिर उसको मैंने लाइक 1 वीक या 2 वीक्स में उसे फिर से देखा और लर्न करता रहा। तो जो मुझसे याद हो गए मैंने उसको उससे कट आउट कर दिया और एक नया कंपाइलेशन बना लिया उन फॉर्मूलेज़ का जो मुझे अभी भी याद नहीं हुआ। इस प्रोसेस को रिपीट करते करते जो फॉर्मूलेज़ की लिस्ट है वो कम होती जाएगी, एंड फाइनली एक ऐसा डे आएगा जब वो फॉर्मूलेज़ की लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। इससे आपके फॉर्मूलेज़ ईज़िली याद हो जाएंगे। अब आते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर के, तो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव बहुत कम था, क्योंकि अब कोविड की ईरा में ऑनलाइन मोड बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए जो व्हाट्सएप होता है उससे टीचर से डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए, या जो भी ऑनलाइन मटेरियल हमें प्रोवाइड हो रहा था उसके लिए व्हाट्सएप पे मैं ऑनलाइन था। सोशल मीडिया पे आपको लाइक अच्छी इंटरेक्शंस भी मिलते हैं और बुरे इंटरेक्शंस भी मिलते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइट चूज़ करते हैं। अगर आप अच्छे साइट को चूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। ये आपके हाथों पे डिपेंड करता है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैंने एग्ज़ाम डे के एक दिन पहले अपने आप को प्रिपेयर किया था। ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि एग्ज़ाम डे पे वो रिफ्लेक्ट होगा जो हम एक दिन पहले करेंगे, और हमें अपने दिमाग को मिनिमम लोड पे रखना है और मैक्सिमम कामनेस पे रखना है ताकि बेस्ट एफिशिएंसी जनरेट हो पाए। मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वाले पॉइंट्स देखे थे जो मैंने एक जगह कंपाइल कर लिए थे, और ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो मैंने लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन में देखे थे। 4 to 5 PM के अराउंड मैंने अपनी स्टडी को ओवर कर दिया था, और मैंने नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम होना था उसके बारे में बहुत सोचा भी नहीं था। फिर एग्ज़ाम डे जब आया
तो हमें 1 आवर बिफोर रिपोर्ट करना होता है एग्जामिनेशन पे। तो हमें सिटिंग करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है और इंस्ट्रक्शंस को रीड करना पड़ता है। तो इसमें मैं ये सजेशन दूंगा कि क्वेश्चंस के बारे में आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एवरी ईयर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि कोई नया या कोई ओल्ड इंस्ट्रक्शन हट गया कि नहीं। फिर पेपर वन जब हो जाता है तो हमें किसी से भी कोई इंटरेक्शन नहीं करना है पेपर वन के रिगार्डिंग। और मैंने तो पेपर वन के बारे में बिल्कुल सोचा नहीं, एक लाइट मील ली और एडिक्वेट रेस्ट लिया। ये इसलिए क्योंकि पेपर वन और पेपर टू का कंबाइंड रिजल्ट ही हमारी जी का रैंक डिसाइड करेगा। पेपर वन सोलली हमारे ट्रू परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और हमें अपने माइंड को इसलिए काफ़ी काम रखना है, क्योंकि पेपर टू में अगर हम पेपर वन की कमियां को अगर ध्यान में रखें तो इससे पेपर टू बिगड़ सकता है। सिली मिस्टेक्स के रिगार्डिंग मैं ये कहूँगा कि मैंने एक कंपाइलेशन बना ली थी सिली मिस्टेक्स की आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट, जिसे मैं रेगुलरली रिवाइज करता था। इससे जो ट्रेंड था रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स का वो मेरा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया था। फाइनली मैं फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स को ये बोलूँगा कि आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स पे आप फुल्ली रिलाई कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट सोल्यूशंस देंगे। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, अपने अंदर बिलीव करिए, आपका ट्रू पोटेंशियल खुद निखर के आएगा और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।